हेलो दोस्तों। हिस्ट्री जीएस सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। जो कल संसाधन और विकास है उसका हम फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ये आज सेकेंड पार्ट में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं यानी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको रोज़ एक पीडीएफ नोट्स मिलेगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो मिलेगी अलग से पाठ पूरा होने के बाद। उसके बाद लाइव डाउट टेलीग्राम चार्ट भी मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार। ठीक है, तो मिट्टी के प्रकार में क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो 6 प्रकार की होती है। तो पहला दोमट मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी या छठा मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ताइए हम इन सभी टॉपिकों को टॉपिक वाइज यानी डिटेल में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पहला है वो क्या है, दोमट मिट्टी। यानी कि दोमट मिट्टी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। दोमट मिट्टी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछे कि दोमट मिट्टी किसे कहते हैं या पूछे जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे जलोढ़ मिट्टी भी कह सकता है। ठीक है दोस्तों, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है। ठीक है, ये मिट्टी कैसे बनती है, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता दें ये जो मिट्टी है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। ठीक है, एक होता है बांगर, सॉरी लिखने में थोड़ा वो हो रहा है। एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। बांगर और खादर। ठीक है दोस्तों, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके जो मुख्य क्षेत्र है कौन सा है दोस्तों, मुख्य क्षेत्र। तो मुख्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। मुख्य क्षेत्र यानी कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है दोमट मिट्टी, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो इसके मुख्य फसल कौन से हैं, गेहूँ है, धान है, गन्ना है। ठीक है दोस्तों, ये अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं हम। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, लाल मिट्टी या लाल मृदा। तो लाल मिट्टी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, पीली मिट्टी कहा जाता है। लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यह आग्नेय शैलों से बनती है। ये इसका निर्माण कैसे होता है, आग्नेय शैलों से होता है। इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। इसमें दोस्तों लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, यानी इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहे का अंश पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जल आयोजन होता है, यानी कि इसमें जल का आयोजन होता है। यानी कि जो लाल मिट्टी है इसमें पानी डालने पे, जो लाल मिट्टी है इसमें पानी डालने पे क्या होता है दोस्तों, ये लाल पीली दिखाई देने लगती है, लाल से पीली दिखाई देने लगती है। इसके जो मुख्य क्षेत्र कौन कौन से, यानी कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये मिट्टी उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक है क्या है, मुख्य फसल। यानी कि इस मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं दोस्तों। तो इस मिट्टी में मुख्य रूप से कपास उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, दाल उगाया जाता है। ठीक है, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है काली मृदा या काली मिट्टी। ठीक है, तो इस मिट्टी को रेंगर मृदा कहते हैं। इस मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, रेंगर मृदा, रेंगर मृदा। ठीक है दोस्तों, यह ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं। मिट्टी कैसे बनता है, ज्वालामुखी के लावा से बनता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग काला होता है। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग काला होता है। ठीक है, जो इस ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, इसमें कपास उगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक हो क्या है, लेटराइट मिट्टी या लेटराइट मृदा। ठीक है, यह मृदा चट्टानों के चूर्ण से बनती है दोस्तों। यह मृदा कैसे बनती है, चट्टानों की चूर्ण से बनती है। यह मृदा ईंट की तरह लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है, ईंट की तरह लाल होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, ईंट की तरह लाल होता है। ठीक है दोस्तों, जो ये मिट्टी है इसका मुख्य क्षेत्र, यानी ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी केरल में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है और उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, इसमें चाय उगाया जाता है, कॉफ़ी उगाया जाता है और काजू उगाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा पांचवा जो टॉपिक है वो क्या है, पर्वतीय मिट्टी या पर्वतीय मृदा। ठीक है दोस्तों, तो ये मृदा जो हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, यह कंकड़ पत्थर से युक्त होता है। यानी इस मृदा में कंकड़ और पत्थर मान मिले होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी कि इसके मुख्य फसल कौन सी है, तो चाय है, आलू है और धान है। ठीक है,
आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मरुस्थलीय मृदा यानी मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसमें उपजाऊ शक्ति कम होता है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होता है ना, इसमें उपजाऊ शक्ति कम होता है। इस मिट्टी में बालू की प्रधानता अधिक अधिक होती है, यानी इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके मुख्य क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? राजस्थान के दक्षिणी भाग, राजस्थान के दक्षिणी भाग और पंजाब के दक्षिणी भाग। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सा फसल उगाया जाता है? इसमें ज्वार और बाजरा उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? ज्वार बाजरा। ठीक है, आइए हम इसको आपको मैप के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बना हुआ है, बताया गया है कलर वाइज कि किसमें कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो टॉप पे है इसमें पाया जाता है पर्वत और वन। ठीक है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, मैं आपको एक बार, एक मिनट दोस्त, जो ये ऊपर का क्षेत्र है इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जो ऊपर का क्षेत्र इसमें पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये नीचे लिखा हुआ है। और जो ये वाला क्षेत्र है इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है दोस्तों। और जो ये वाला क्षेत्र है ये हल्का लाल कलर का, इसमें लाल और पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसमें काली मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो ये वाला क्षेत्र है, ये जो पीला पीला दिखाई दे रहा है आपको, पीला पीला, ये यहाँ पे इसमें शुष्क मृदा पाई जाती है। और जो ये आपको साइड में दिखाई दे रहा है ये वाला, म्यांमार की तरफ, ये बांग्लादेश, ये भूटान, नेपाल, इसमें आपको लेटराइट मृदा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है आपका, दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो रहा है खोजने में, एक मिनट। अगला टॉपिक कौन सा है? मृदा अपर्दन। हमारा जो अगला टॉपिक है कौन सा है? मृदा अपर्दन। तो मृदा अपर्दन का हम परिभाषा जानेंगे। तो भूमि के ऊपरी परत के कटाव को मृदा अपर्दन कहा जाता है। भूमि के ऊपरी परत के कटाव को क्या कहा जाता है? मृदा अपर्दन कहा जाता है। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, मैं आपके लिए फिगर भी लाया हूँ कि आपको जल्द से जल्द समझ में आए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नदी के द्वारा मृदा अपर्दन हो रहा है, ये यहाँ पे खेतों में मृदा अपर्दन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तो हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा मृदा अपरदन के कारण, यानी मृदा अपरदन क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, तो खेतों को जोत कर परती छोड़ देने से क्या होता है दोस्तों? मृदा अपरदन होता है। खेतों को अगर आप जोत देंगे और उसको परती छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, तो मृदा अपरदन होगा। कैसे मृदा अपरदन हो, क्यों होगा? क्योंकि मान के चलिए हवा चलेगी और जो खेत जोता हुआ खेत रहेगा उसकी हवा के द्वारा जो मिट्टी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, तो उससे क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। ठीक है दोस्तों, खेतों में पशुओं को चराने से, यानी कि अगर आप खेतों में पशुओं को चराएंगे तो उनके जो खुर होते हैं ना, पशु के जो पैर होते हैं, उनके द्वारा मिट्टी खुनेगी और हवा के माध्यम से वो क्या जाएगी? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। और तीसरा है खेतों की मेड़बंदी न करना है। आप खेतों की मेड़बंदी नहीं करते हैं, अगर उसके बाद से अगर आप सिंचाई करते हैं खेतों के, तो एक खेत में से दूसरे खेत में क्या होता है? पानी के सहायता से जो आपका मिट्टी हो जा सकता है, जिससे मृदा प्रदान होता है। हमारा अगला टॉपिक है खेतों में जल निकास का उचित व्यवस्था करना। यानी खेतों में अगर नालियों के द्वारा जल लेकर जाया जाए तो और ही बेहतर रहेगा, उससे मृदा अपरदन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब मृदा अपरदन रोकने के उपाय कौन कौन से, यानी दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तो मृदा अपरदन को आप बांध बनाकर रोक सकते हैं। मृदा अपरदन को आप बांध बनाकर रोक सकते हैं, खेती की मेड़बंदी करके रोक सकते हैं, वृक्ष लगाकर रोक सकते हैं, पशुओं के चराने पर रोक लगाकर रोक सकते हैं, जल निकास की व्यवस्था करके रोक सकते हैं, आज सीढ़ीदार खेत बनाकर रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? सतत पोषणीय विकास, यानी कि सतत पोषणीय विकास, यानी कि विकास संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को संसाधन मिल सके। यानी कि विकास इस प्रकार किया जाए जिससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर में हमारे बच्चे होंगे, ठीक है, वो जो आने वाली पीढ़ी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, जो इस समय संसाधन उपलब्ध है उनको भी उस संसाधन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो सतत पोषण विकास यही होगा। अगला पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि यह सम्मेलन ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनरो में 1992 में हुआ था। दोस्तों ये पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, आप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो ब्राजील नाम का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनरो, ब्राजील नाम का एक शहर है जिसका क्या नाम है? रियो डी जेनरो। उसमें कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पर्यावरण को बचाना। ठीक है दोस्तों, ये हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक